हाय गाइस, कैसे हो? वंस अगेन वेलकम टू वीएस एजुकेटर। तो चलो, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में एकदम डिटेल वर्जन में पढ़ के हमने जान लिया कि आपके बॉडी में कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं और ये कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, जिसमें से आज एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी प्रोडक्शन। क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इन सब के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो चलिए फिर आ जाते हैं सबसे पहले अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, ये जो एक ह्यूमन बॉडी दिखाया गया है जिसके अंदर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा कि रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है और रेस्पिरेशन से होता क्या। जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए मैं वापस बता देता हूं। Respiration is a process in which food molecules are broken down with the help of oxygen and energy is produced। ठीक है, तो मतलब कि आपका जो फूड मॉलिक्यूल है वो टूटेगा किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। ठीक है, और जैसे ही वो टूटेगा वहां से एनर्जी का रिलीज होगा। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगा? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन भी तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन कौन सा? एक्सटर्नल, इंटरनल, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो आप बाहर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हो इसको बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जैसे कि आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया, ये दो प्रोसेस है, इसको बोला जाता है कॉमनली ब्रीदिंग। क्या बोला जाता है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, बस इतना ही। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है सबसे पहले नेसल कैविटी से एंटर करेगा। कहां से जाएगा? नेसल कैविटी से। नेसल कैविटी से जाते जाते ट्रैकिया में एंटर करेगा। ठीक है, फिर ट्रैकिया से ब्रोंकाई में एंटर करेगा। ठीक है, ब्रोंकाई से और आगे जाएगा तो ये जो छोटे छोटे जो ब्रांचेस है इनको बोला जाता है ब्रोंकियोल्स। क्या बोला जाता है? ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब ब्रोंकियोल्स के बाद में ये आपके डायरेक्टली एंटर करेंगे स्मॉलेस्ट वर्जन या फिर आप कैसे बोल सकते हो फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है या फिर आपके पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है इसको बोला जाता है एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई में एंटर करने के बाद में यहाँ पे भी होगा सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि एल्वियोलस का यहाँ पे मैंने लार्जर वर्जन बनाया जिसमें ये एक आपका एल्वियोलस का सेल है। ठीक है, ये एल्वियोलस का सेल क्या काम कर रहा है कि इसके अगल बगल में जो ब्लड कैपिलरी लगी हुई है, ठीक है ना, जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे इसके अगल बगल में लगे हुए हैं उनके साथ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? एक्सचेंज करता है। जैसे कि लंग से यानी कि आपके बाहर के एनवायरमेंट से ऑक्सीजन का एंटर हो रहा है। किसका एंटर हो रहा है? ऑक्सीजन का एंटर हो रहा है। ठीक है, इस साइड से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो आरबीसी क्या लेके आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से एल्वियोलस के अंदर एंटर होगा। ठीक है, अब जो आपका आरबीसी है, आरबीसी खाली हो जाता है। अब आरबीसी को फुलफिल कौन करता है? ऑक्सीजन फुलफिल करता है। मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है वो बाहर निकल जाएगा और जो ऑक्सीजन है उसको आपका हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी अट्रैक्ट कर लेगा और अट्रैक्ट करने के बाद में यहां से लेके जाएगा कहां पे? एक सेल के पास में। कहां पे लेके जाएगा? एक सेल के पास में लेके जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, हमने देखा कि आपका जो बाहर का जो है, बाहर का जो आप एक्सचेंज कर रहे हो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब जो अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ है इसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसी के साथ में जब आपके सेल के साथ में जब कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है यानी कि मेन जो आपका रेस्पिरेशन होने वाला है वो कहां पे होता है? सेल के अंदर, और इसी को बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि आपका जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अगल बगल में कहीं ना कहीं तो आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। किसकी? आपके ऑक्सीजन की। ठीक है, तो यहां से जो आपका ब्लड था, ब्लड ने ऑक्सीजन लेके आ, ब्लड है, ब्लड ऑक्सीजन लेके आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन लाने के बाद में किसको देगा? माइटोकॉन्ड्रिया को देगा। ठीक है, इसी के साथ में सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा। किसका मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा, इसी के साथ में यहां से ऑक्सीजन भी एंटर होगा। ठीक है,
अब ये एंटर होने के बाद में लास्ट में यहां से प्रोडक्शन होता है आपके एटीपी का। किसका प्रोडक्शन होता है? एटीपी का प्रोडक्शन होगा। समझ में आया क्या प्रोसेस चल रहा है? ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन यानी कि आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो एनर्जी का प्रोडक्शन है इसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लंग्स है, ठीक है ना, तो लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और जो ये डायफ्राम है, डायफ्राम क्या करता है? आपको ब्रीदिंग में हेल्प करवाता है। किस में हेल्प करवाता है? ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करवाता। ठीक है ना। तो ब्रीदिंग में क्या होता है? जैसे ही वो नीचे जाएगा आप हवा लेते हो, जैसे ही वो ऊपर आता है आप हवा छोड़ते हो। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है प्रॉपरली। ठीक है, यहां तक समझ में आया? क्या समझ में आया? फूड आएगा, ठीक है, आपके इसमें यहाँ पे सेल के अंदर और आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपके बुक में एक चार्ट बना के दिया गया है, तो आप इसको देख के अपना बना सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कि ये आपके रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन भी दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और एक होता है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है अगर उसको ऑक्सीजन मिलता है तो इसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो यहाँ पे होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे कॉमनली आप याद रखो कि जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का सिंथेसिस होगा। कितने मॉलिक्यूल का? 38 एटीपी का, मतलब कि 38 एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसिस होगा। ठीक है, इसी के साथ में जब भी एनारोबिक, ठीक है, जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी का सिंथेसिस होगा। कितने मॉलिक्यूल? 2 एटीपी का सिंथेसिस होगा। इसी के साथ में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यानी कि आपका जो फूड मॉलिक्यूल है पूरी तरीके से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है। और जब ऑक्सीजन नहीं रहता तो आपका जो फूड मॉलिक्यूल है सिर्फ थोड़ा बहुत टूटता है और वहां से थोड़ा बहुत एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो एरोबिक रहेगा तो 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज होगा और एनारोबिक रहेगा तो 2 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्लियर यहां तक? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे।